नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमबी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम शार्ट रूप में सीडीपी बोलते हैं। ये फिजिक्यू क्लास रहने वाली, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। क्लास फर्स्ट रहेगी। प्रीवियस ईयर वे जो है फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन पाने के लिए एकदम से बेसिक से 101% तैयारी करेंगे बाई जायसवाल सर। इसमें लाजवाब आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिजिक्यू क्लासेस रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम के पहले ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर को जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे और 30 में से आप सभी को फीडबैक करके बताना है, डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि ये चीजें जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के दृष्टि से। तो प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। यानी जो आरटीई एक्ट है आपका, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि कौन किस में लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे में, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में, ये बच्चों की नियमित उपस्थिति में। सभी कमेंट कीजिएगा, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात किस में लागू नहीं होगा? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होता है, ना कि आपके 14 से 18 के बच्चों। तो सी, जो सी ऑप्शन दिया गया है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि 14 से 18 तक के बच्चों के लिए आरटीई 2009 नहीं है। निःशक्त बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। बच्चों की नियमित उपस्थिति की बात करें, ये भी आपका है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये आपका नहीं लागू नहीं होता है कि 14 से 18 आयु के बच्चों में आपका लागू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है, यह कथन सिद्धांत को संदर्भित करता है। किस सिद्धांत को आपका संदर्भित करता है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है? निरंतरता के सिद्धांत को, एक समान प्रतिरूप के, एकीकरण के, या व्यक्तिगत मतभेद की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर आ चुका है साथियों। क्या होगा? देखिए, प्रत्येक बालक अद्वितीय है। प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालक में यहाँ पे मतलब क्या बात कही गई? व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता, निरंतरता नहीं आएगा, एक समान प्रतिरूप नहीं आएगा, ना एकीकरण आएगा। तो आएगा क्या? व्यक्तिगत मतभेद। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे आपको सेम लगेगा। क्या लिखा है? इंडिविजुअल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब विभिन्नता, तो यहाँ पे विभिन्नता की जगह मतभेद दे दिया गया। इसमें काफी लोगों को, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो व्यक्तिगत मतभेद की बात करेंगे, और साथ ही साथ अक्सर वे आरटीएफ से संबंधित भी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरटीएफ से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरटीएफ अधिनियम जो है अधिनियमित कब किया गया है? जो आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसको अधिनियमित कब किया गया है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको दोस्तों सभी लोग जानते हैं कब किया गया है? 4 अगस्त। 4 अगस्त 2009 को क्या किया गया है? अधिनियमित किया गया है। लागू कब हुआ है? ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लागू कब हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। लागू कब हुआ है? आपके 1 अप्रैल। कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है।
अधिनियमित 4 अगस्त 2009 को हुआ है, लागू 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आप लोगों को नॉलेज में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा शासित सामाजिक संस्था कौन सी है? समाज, परिवार, स्कूल। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है। ये आपके एमपीटीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आया है एमपीटीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक सभी समझ के बताइएगा कि सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा शासित सामाजिक संस्था इनमें से कौन सी हो जाएगी? शासित, सभी लोग बताइए। देखिए इसमें आपका परिवार भी आता है, समाज भी आता है, तो परिवार और समाज दोनों हो जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा शासित सामाजिक संस्था पूछा गया है। यहाँ पे परिवार, विवाह, नातेदार या रिश्तेदार भी कह सकते हैं, ये भी आ जाएंगे। समाज तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न दिया गया है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिख रहा है तो वह कौन सा रोग से पीड़ित होगा? आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन जाते हैं, आप अपने मेहनत के दम पे सिलेक्शन ले आते हैं, और सोचिए आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा क्या करता है, आपकी कक्षा का सी को डी लिख रहा है, आप बोल रहे हैं सी, बच्चा सी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, डी लिख रहा है। अगर आप डी बोल रहे हैं तो बच्चा क्या लिख रहा है, डी को बच्चा सी लिख रहा है या सी पढ़ रहा है। बच्चा सी को डी लिख रहा है और डी को सी पढ़ रहा है, तो वह किससे पीड़ित होगा? सभी लोग बताइए। मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है साथियों, आप सभी लोग सहयोग दीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मौसम की मार कोई नहीं बचता है, इतना भी आप सुरक्षित रह लें। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिख रहा है तो किससे पीड़ित हो जाएगा? डिसलेक्सिया। और ये ऐसे विकार हैं जो एग्जाम में किसी एक से रिलेटेड आएगा ही आएगा, अब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। आपको पता है अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अब आपको जो है इनडायरेक्टली जो है एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, या नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन? सभी लोग बताइए। एनसीटीई, एनसीटी मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अर्थात नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये आप लोगों का सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग आप लोग समझ गए होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदान की जाने वाली शिक्षण शैली में क्या शामिल किया जाना चाहिए? प्रेरणा और नवाचार, प्राकृतिक और पर्यावरण, स्कूल और पुस्तकें, या प्रदर्शन का मानकीकरण और सख्त नियम। देखिए शिक्षण द्वारा, अगर आप तो स्वयं सोचिए आप कक्षा में क्या प्रदान कर सकते हैं, शिक्षण शैली में क्या शामिल कर सकते हैं? शिक्षण शैली में प्रेरणा दे सकते हैं, उसमें नवाचार चीजें शामिल की जा सकती है, मोटिवेशन एंड इनोवेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम किसमें होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, पाठचर्या केंद्रित, या विद्यालय केंद्रित? सभी बताइएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना है, एक सरकारी सीट लाना, तो अधिगम किसमें होता है? अधिगम कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित या बाल केंद्रित आपने पढ़ा होगा, या बाल केंद्रित आए, चाहे आपका विद्यार्थी केंद्रित पूछा जाए,
यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही जोरदार है, 1 नंबर पक्का करेगा सभी के लिए। क्या आप सभी लोग 1 नंबर पक्का करना चाहते हैं? सभी लोग ध्यान पूर्वक प्रश्न को समझिएगा कि एक कक्षा में अधिगम की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। उपर्युक्त कथन अधिगम की निम्नलिखित में से किस विशेषता की ओर संकेत करता है? देखिए, कोई भी कक्षा है, आपकी कक्षा आप लोग पढ़ा रहे हैं, ये बताइए इसमें अधिगम की दर एक व्यक्ति से क्या होती है, दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसीलिए पाई जाती, सभी एक समान नहीं हो सकते। हम और आप कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, हमारे घर हमारे परिवार में देखते हैं हम एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, शक्ल से समान हो जाएंगे तो जो कुछ हमारी आदतें होंगी, ठीक है, जो सोचने की क्षमताएं होंगी वो डिफरेंस होती है, वो अलग होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। इसमें अधिगम की निम्नलिखित में से किस विशेषता की ओर संकेत करता है? अधिगम लक्ष्य निर्देशित है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिगत है, या अधिगम एक रचनात्मक है? A learning is goal directed. Learning is an active process. Learning is an individualized process. या learning is creative. राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं कि लर्निंग इज इन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। हमारी जितनी क्षमता होगी हम उसके अनुसार हम समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, तो ये व्यक्तिगत कहला जाएगी अधिगम, क्योंकि सभी में एक समान नहीं होती, सभी में अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? देखिए, बच्चों में सीखना और सुनना है। अगर आप स्वयं बचाइए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों को यहाँ पे सीखना और सुनना है, उसमें अधिगम योग्य वातावरण, अगर आपको अधिगम योग्य वातावरण देना है तो कौन सा उपयुक्त होगा? कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखें, एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष या निष्कर रूप से सुने, निरंतर गृहकार देते रहें, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो ध्यान पूर्वक आपको समझ के बताना है कि बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त हो सकता है। देखिए, बच्चों में सीखना और सुनना समझना है, इन दोनों चीजों को शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी बालक बालिका को यह छूट देना चाहिए कि वह क्या सीखना है और कैसे सीखे। बच्चों को खुली छूट दीजिए, आप कैसे भी सीखिए, लेकिन सीखना जरूर है। ठीक है, मार्गदर्शन सही होना चाहिए, लेकिन ये छूट देना कि सीखने के लिए आप छूट दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा वहां पे क्या निष्फिक्र होके फिर सीखेगा, तो निष्फिक्र होके जो चीजें हम निडर होके जो चीजें करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होता है, हमारे माइंड की मेमोरी हमारा स्टोर हो जाता है। अगला कि नैतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद, सच्चाई आदि से संबंधित व्यवहार मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम का परिणाम होता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे नैतिकता की बात की जाए, राष्ट्रवाद की बात की जाए, सच्चाई के साथ बात की जाए, क्या वह प्रभावी अधिगम होगा, अफेक्टिव लर्निंग होगा, या आपका सहवर्ती अधिगम होगा, या आपका भेदभाव अधिगम होगा, या मन प्रेरक अधिगम होगा? देखिए, जहाँ पे नैतिकता की बात की जाए, राष्ट्रवाद की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, अगर आपके बातों में सच्चाई है, आपके लाइफ में सच्चाई, आप जो भी चीजें करते हैं सच्चाई के साथ करते हैं, तो आप एक प्रभावी रूप में अधिगम कहलाएगा। क्योंकि आप अगर सच्चाई के साथ करें तो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो अफेक्टिव लर्निंग कहला जाएगा। आप क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा अगर आप सच्चाई के साथ जो चीजें खड़े होते हैं तो आप वजन होता है, आपकी बातों में वजन होता है। अगर आप समझिए आपकी बातों में वजन नहीं है, किसी की सामने वाले की बातों में वजन नहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें वीक पॉइंट आपको दिखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अधिगम योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण दिशा होनी चाहिए? सरल से जटिल विषयों की ओर अधिगम चाहिए, या अधिगम अज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए? सभी लोग बताइए, कोड दिया गया है, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा और सभी लोगों को कमेंट भी करना है। जी हाँ साथियों, तो एक प्रभावी अधिगम योजना तैयार कीजिए। अधिगम कैसा अधिगम बनाना है? हमें प्रभावी अधिगम बनाना है।
तो प्रभाव हमें सरल से जटिल की ओर को भी देना है और अधिगम को अज्ञात से ज्ञात की ओर को भी हम प्रभाव कर सकते हैं कि जो जो अगर बच्चों को हम नई जानकारी देते हैं तो उससे भी बच्चे प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी अधिगम योजना तैयार कर रहे हैं। तो प्रभावी अधिगम में सरल से जटिल की ओर भी विषयों पर ध्यान देना अधिगम होना चाहिए और आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर भी होना चाहिए। अर्थात 1 और 2 दोनों, या जो सी ऑप्शन दिया गया आप लोगों का, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने एक बच्चे में होने वाली अपराध को इस रूप में परिभाषित किया कि जब उसकी असामाजिक प्रवृत्ति इतनी गंभीर दिखाई देती है कि वह आधिकारिक कार्यवाही का विषय बन जाता है, तब यह कैसा बनाना चाहिए? सीरियल बर्ट ने कहा है, बरहस फ्रेडरिक स्किनर ने कहा है, जॉन बी वॉटसन ने कहा है, या कार्ल रोजर्स ने कहा है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? सभी लोग जानते हैं, जेबी वाटसन है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चे में होने वाली अपराध को इस रूप में परिभाषित करें कि जब उसकी असामाजिक प्रवृत्ति इतनी गंभीर दिखाई देती है कि वह आधिकारिक कार्यवाही का विषय बन जाता है या बनना चाहिए। किसने कहा है? किसका स्टेटमेंट हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, सीरियल बर्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी के लिए? सीरियल बर्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। या आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और भी आपका बहुत ही अच्छा दिया गया है। क्या प्रश्न यहाँ पे दिया गया सभी लोग समझिएगा, सभी लोगों को फीडबैक करना है कि निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाला कारक नहीं? यानी बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाले कारक की बात की जा रही है। हीन भावना का विकास, तो सभी लोग जानते हैं अगर बच्चों में हीन भावना का विकास होगा तो बच्चों में हीनता आएगी, कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एक अलग ही फील करता है, डीमोटिवेट की तरफ जाता है। तो ये इससे क्या है, बच्चे में बाल अपराध की प्रोत्साहन हो सकती है। अगला है समाज में धन का समान वितरण। देखिए कोई भी चीज समान, अगर समान हो या धन का समान, अगर हमारे घर परिवार में, मान लीजिए हमारे घर परिवार के 5 सदस्य हैं और अगर 100 रुपए अगर कोई बुजुर्ग देते हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को बराबर 20-20 रुपए सभी बच्चों को दिया जाता है, तो वहां पे बाल अपराध नहीं होगा। अगर वहीं पे किसी बच्चे को 15 दे दिया जाए या किसी बच्चे को 25 रुपए दे दिया जाए, तो वहीं पे बच्चे में क्या आएगी? एक मानसिक विकार उत्पन्न होता है और ये मानसिक विकार जो होता है बाल अपराध का कारण बनता है। ठीक है, अगर हम सभी को समान रूप से अगर देते हैं, अर्थात समाज में धन का समान वितरण अगर कर रहा है, कभी भी समान का वितरण करता है, ये होता है, तो कभी भी ये चीजें बाल अपराध को प्रोत्साहन नहीं दे सकती है। ठीक है, बच्चे में अगर नकारात्मक सोच आ रही तो ये भी बाल अपराध का कारक हो जाता है। बच्चे में भावनात्मक अस्थिरता आ जाएगी, ये भी बाल अपराध का कारण हो सकता है। यहाँ पे सीधे तौर पे कहना ये कि बाल अपराध का क्या कारण है? हीन भावना का विकास हो जाएगा, बच्चे में नकारात्मक सोच होगी, बच्चे में भावनात्मक अस्थिरता हो जाएगी। ये तीनों बाल अपराध प्रोत्साहन देने के कारक हो जाए। अगर कारक पूछा जाए, ये पूछा जाए क्या कारक नहीं है, तो समाज में धन का समान वितरण ये कारक नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बोस्टल स्कूलों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस। सभी लोग बताइएगा। हमारे भारत में इसको क्या है, कैद वाली पाठशाला बोला जाता है, कैद करके पाठशाला। बोस्टल स्कूल जो होते हैं, जो बाल अपराध पे होते हैं ना, बाल अपराध जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कैद करके पढ़ाया जाता है। और जो ये आपके यूके से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये बोस्टल स्कूल की अवधारणा जो आपके यूके से उत्पन्न हुई है। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी लोगों को फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता है? सभी बताइएगा, किस प्रकार के जो होते हैं जिनको आपके किस श्रेणी के बच्चे को जो है समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता है? किस प्रकार के बच्चों के लिए? आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, या विकलांग बच्चे के लिए? देखिए आप सभी लोग जानते हैं
कि जिस श्रेणी में बच्चों में समावेशी शिक्षा प्रणाली, अगर कहीं भी आपके एग्जाम में समावेशी शिक्षा प्रणाली पूछा जाएगा तो समावेशी शिक्षा प्रणाली संयोजित की बात करते हैं तो नहीं किया जाता। किसमें समायोजित नहीं किया जाता ये आपको बताना है। नेगेटिव दिया गया है तो किसमें आप लोग समायोजित नहीं करेंगे ये आपको बताना है सभी लोगों को। देखिए आर्थिक रूप से बच्चों में समायोजित प्रणाली होता है, सांस्कृतिक रूप से भी होगा, विकलांग बच्चों के लिए होगा। तीनों प्रकार के बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाता है। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा कि ना तो 1 2 3 ना ही 3, तीनों में जो है आपका समावेशी शिक्षा में समायोजित नहीं किया जाएगा। क्या सभी लोग समझ गए ना कि किस श्रेणी के बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता है। तो इन तीनों में किया जाता है भाई, समावेशी शिक्षा में तीनों कैटेगरी में किया जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेंगे। क्योंकि नहीं किया, निगेटिव दिया गया इसलिए निगेटिव को निगेटिव चयन करेंगे, क्योंकि इन तीनों में किया जाता है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मांसपेशी कुपोषण किसके कारणों में से एक होता है? दृष्टिबाधिता, वाचन बाधिता, गति प्रेरक बाधिता या श्रवण बाधिता। देखिए मांसपेशी कुपोषण अगर हो जाता है, हाथ पैर में चीजें अगर आ रही है, हाथ पैर चीजें सही से वर्क नहीं कर रही हैं तो आप कैसे करेंगे? तो सभी लोग जानते हैं जब मांसपेशी कुपोषण का कारण जो रीजन हमारा सिर्फ एक ही होता है, और रीजन कौन सा होता है? गति प्रेरक बाधिता। गति प्रेरक बाधिता को और नाम से भी जाना जाता है। ये जो गति प्रेरक बाधिता होती है इसको लोकोमोटर हानि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपको लोकोमोटर हानि बोला जाता है। ठीक है, लोकोमोटर हानि आए या गति प्रेरक आए, दोनों चीजें सेम है। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए ना। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसने कहा है कि रचनात्मकता क्या है? सबसे पहले उत्पाद को उपन्यास होना चाहिए, यदि इसे रचनात्मक कहा जाता है तो दूसरा मानदंड मूल बताइए। ये आपके एमपीटीईटी में आया हुआ प्रश्न है। तो किसका कहना? गुड और ब्रोफी का कहना है, हैवी हेमोविट्स और हेमोविट्स का कहना है, सेम चीजें नाम दिया गया टॉरेंस का या गलघेर का कहना है। देखिए सबसे पहले उत्पाद और उपन्यास, जहां पे डबल दो ऊ का जिक्र होता है, ऊ फॉर उल्लू, जहां पे दो ऊ का जिक्र हो जाएगा, जहां पे डबल ऊ आएगा, डबल ऊ के साथ दूसरा मानदंड पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। जोड़ा का संकेत हमेशा अच्छा होता है, कहीं भी आप जोड़ा देखिए आपको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऊ का जोड़ा हमें गुड अच्छा लग रहा है, यानी गुड ऊ का जोड़ा हमें अच्छा लग रहा है, गुड लग रहा है, अर्थात ये कथन स्टेटमेंट किसका है? गुड एंड ब्रोफी का हो जाएगा। हमें याद करने के लिए है, अगर दो ऊ आते हैं, उत्पाद और उपन्यास आता है, तो गुड और ब्रोफी वाले ऑप्शन को फटाक से सही कर लेना बिना समय गवाए हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली नियमित स्कूल में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के अलगाव को नहीं मानती? क्या वह एकीकृत शिक्षा है, समावेशी शिक्षा हो जाएगी, कौन सी शिक्षा होगी? किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है आपकी नियमित स्कूल में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के अलगाव को नहीं मानती? अलगाव को मतलब अलग को नहीं मानती है। सभी लोग बताइए कौन सी हो जाएगी? देखिए सभी लोग जानते हैं ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें आपके नियमित स्कूल और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो वंचित बच्चों को अलगाव को नहीं मानती, वह आपकी कौन सी कहलाती? सभी लोग बताइए। अलगाव मतलब होता है बिछड़ना या अलग होना। अलगाव का मतलब क्या होता है? बिछड़ना या अलग होना होता है, ये तो आप जानते ही हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। देखिए
समावेशी शिक्षा ऐसी प्रणाली है जिसमें नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बालकों के अलगाव को नहीं मानती, क्योंकि सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार मानती है। आप जिस समाज से आते हो, जिस सांस्कृतिक से आते हो, समावेशी शिक्षा सभी को एक्सेप्ट करती है। तो समावेशी शिक्षा का मानना है सभी को समान शिक्षा प्रदान करना। तो आप जिस भूमि से आते हो, इसलिए समावेशी शिक्षा किसी भी अलगाव को नहीं मानती, सभी को एक समान से देखती है, सभी को एक समान से मानती है, और सभी को एक समान से शिक्षा प्रदान करने का यह समावेशी शिक्षा का अधिकार इसलिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटलिटी रिटार्डेशन की विशेषताएं नहीं है? देखिए, मानसिक मंदता की क्या विशेषता नहीं हो सकती है? ये मानसिक मंदता की हमें क्या आपसे विशेषताएं आपसे आनी चाहिए? बुद्धि लब्ध आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या अंतर व्यक्तित्व संबंध जो होते हैं इनका कमजोर हो जाना। तो मानसिक मंदता की विशेषताएं क्या क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मानसिक मंदता किससे आ सकती है? देखिए, मानसिक मंदता अगर बुद्धिलब्ध जिसका 25 से 70 के बीच होगा उसको मानसिक मंदता हम बोलेंगे। किसी भी बालक बालिका का, किसी भी धीमी गति से कोई बच्चा सीख रहा है, दैनिक जीवन क्रियाओं को अगर नहीं कर पा रहा है उसको भी हम मानसिक मंदता बोलेंगे। अगर कोई भी बच्चा वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई का सामना कर रहा है, ये भी आपका मानसिक मंदता की विशेषता हो जाएगी। तो ये तीनों मानसिक मंदता की विशेषता हो जाएगी अगर विशेषता पूछी जाती है। अगर विशेषता नहीं पूछी जाती है, यानी अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, आपके संबंध कैसे हैं, अंतर संबंध कैसे हैं, ये आपका मानसिक मंदता से कोई लेना देना इसका नहीं है, ना ही इफेक्ट करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन होगा। ये जो होगा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होगी, डी ऑप्शन। बाकी जो तीनों मानसिक मंदता की आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी लोगों को फीडबैक करना है। मानव विकास में अनुमानसिकता और पर्यावरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, पर्यावरण का प्रभाव स्थिर होता है जबकि अनुमानसिकता की भूमिका सक्रिय होती है। पर्यावरण का प्रभाव सक्रिय होता है जबकि अनुमानसिकता की भूमिका स्थिर होती है। पर्यावरण का प्रभाव अनुमानसिकता की भूमिका स्थिर रहती है, तो दोनों स्थिर की बात कर रही है। पर्यावरण का प्रभाव अनुमानसिकता की भूमिका का सक्रिय रहता है, पर्यावरण का प्रभाव और अनुमानसिकता की भूमिका क्या सक्रिय रहना। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना और फीडबैक भी करना है। सभी लोग फटाफट बताइए। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, आप सभी लोगों को कमेंट आ रहा है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर, सभी लोग बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं हम जानते हैं आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझना है कि पर्यावरण का प्रभाव और अनुमानसिकी भूमिका क्या है, स्थिर। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिए समझ के जाइएगा, प्रश्न को याद करके नहीं, क्योंकि ये फिजिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा आने वाले एग्जाम में, चयन परीक्षा आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस को परिभाषित करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने और तर्क संगत रूप से सोचने और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैश्विक क्षमता का योग है? जॉन सी रेवेन, एडविन बोरिंग, जीन पियाजे जी, डेविड वेक्सलर। किसने कहा है कि इंटेलिजेंस व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने और तर्क संगत रूप से सोचने और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने का एक वैश्विक क्षमता का योग कहलाता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस? तो किसने कहा है? डेविड वेक्सलर। डी ऑप्शन ये आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
सभी मित्रों को जय हिंद साथियों। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। सम्मान्य जायसवाल सर अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, द्विकारक प्रक्रिया के अनुसार एक समान मानसिक क्षमता है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अनुमानसिकता के द्वारा, मौखिक तर्क क्षमता या वर्बल रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव की बात करेंगे, या संख्यात्मक तर्क क्षमता न्यूमेरिक रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए साथियों, द्विकारक प्रक्रिया, यहाँ पे कैसी प्रक्रिया? द्विकारक की प्रक्रिया के अनुसार अगर हम एक समान और मानसिक क्षमता जो कि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो कहीं ना कहीं वह आपकी अनुमानसिकता किसके द्वारा होती है? अनुमानसिकता के द्वारा। हेरिडिटी की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बी कारक एक ही व्यक्ति में निम्न कौशल सेटों के लिए है, वही रहता है, भिन्न होता है, निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इस प्रश्न पर, और आप लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है। इस प्रश्न का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कीजिए, इसका राइट आंसर जानिए। और इसका राइट आंसर यह होता है कि द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बी कारक एक ही व्यक्ति में विभिन्न कौशल सेटों में भिन्न होता है, एक समान नहीं रहता। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होगा, एक ही व्यक्ति में भिन्न होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार मौखिक अर्थों से संबंधित विषय वस्तु या कंटेंट निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? दृश्य योग्यता का, शब्दार्थ योग्यता का, प्रतीकात्मक योग्यता का, या श्रवण संबंधी योग्यता का। देखिए, जब भी आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमेशा एग्जाम देते टाइम ये भी सोचिए कि हम ही कक्षा में बैठे हुए हैं, हम ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार मौखिक अर्थों से संबंधित विषय वस्तु कंटेंट में किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? अब यहाँ पे बहुकारक के अनुसार क्या दिया गया? मौखिक अर्थ। यहीं से हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। मौखिक अर्थ से संबंधित मतलब हमारा उत्तर कैसे क्लियर हो गया? मौखिक अर्थ से संबंधित मतलब किसकी बात करेंगे? शब्दार्थ योग्यता। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ना दृश्य आएगा, ना ही प्रतीकात्मक आएगी, ना ही श्रवण आएगा, यहाँ पे आएगा शब्दार्थ योग्यता। सिमेंटिक एबिलिटी की बात करें। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि संज्ञानात्मक सिद्धांतकारों का क्या मानना है कि व्यवहार हमारे कार्यों से निर्धारित होता है, व्यवहार हमारे हमारा कर्म हमारे व्यवहार निर्धारित होते हैं, व्यवहार हमारी सोच से निर्धारित होती है, या व्यवहार हमारे कर्म दूसरे के व्यवहार से निर्धारित होते हैं? कौन सा सही होगा? आप स्वयं सोचिए। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो सिद्धांतकार हैं वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि व्यवहार हमारी सोच से निर्धारित होता है। जैसे हम सोचेंगे वैसे हमारे तरफ व्यवहार हम रिएक्ट करेंगे, और जैसे हम सोचेंगे वैसे सामने वाले भी हमारे व्यवहार रिएक्ट करेंगे, और जैसा हम सोचेंगे हमारा भी इन्वायरमेंट भी हमारा ऐसा बन जाता है। तो अच्छा सोचिएगा गुडविल करके। जब गुडविल रहेंगे तो आपका नेचर भी गुडविल होगा, नेचर गुडविल होगा, सब कुछ अच्छा लगता है। नानी हमेशा आपको पॉजिटिव सोच रहेगी, और जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवेग के द्विकारक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? डालर्ड और मिलर, कैनोर और बार्डो, जेम्स एंड लॉट, या स्केचर और सिंगर की बात करें? किसने रखा संवेग के द्विकारक सिद्धांत का प्रस्ताव? किसने रखा? देखिए, प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं कि संवेग के द्विकारक सिद्धांत के प्रस्ताव 1962 में रखा गया है। कब रखा गया है? 1962 में रखा गया है। 1962 में एक लेख में प्रस्तुत किया गया था, एक लेख में प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? स्केचर और सिंगर ने किया था। किसने किया था? 1962 में एक लेख में प्रस्तावित हुआ था। अगर प्रश्न आए किसमें हुआ है, एक लेख में प्रस्तावित हुआ है, और किसने किया है? स्केचर और सिंगर के द्वारा प्रस्तावित किया गया 1962 में। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता क्या विशेषता होगी? प्रतिभाशाली बालकों की, समान बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा, ध्यानपूर्वक कमेंट करना और फीडबैक करना है कि समस्या के अर्थ को। अब देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, यहीं से हमारा उत्तर क्लियर हो गया। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता और वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता।
तो कहीं ना कहीं देखिए, जब बच्चा में समस्या को अर्थ को जान ले, कैसा बच्चा होगा, क्या वह प्रतिभाशाली, सामान्यकारी, सृजनशील, इनमें से कोई नहीं। समस्या को अर्थ को जान ले मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी है, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति अगर सजगता रहता है, मतलब जागरूक रहता है, या कह सकते हैं हमारे भाषा में बोला जाता है कि हमेशा तैयार रहना। ठीक है, तो हमेशा तैयार रखना या तैयार रहना मतलब सभी लोग जानते हैं सृजनशील बालकों की पहचान होती है। समस्या को अर्थ को ही जान ले, भाई कोई भी समस्या आ रही तो हम उसका अर्थ जान ले कि ये समस्या क्यों आ रही है, तो वो कैसा होगा, सृजनशील बालक। अर्थात समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता सृजनशील बालकों की है। आने वाले एग्जाम में प्रतिभाशाली बालकों की भी विशेषता से प्रश्न पूछा जा सकता है और आपके समान बालकों से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, यानी बालकों से प्रश्न आएगा, उनकी विशेषताओं से प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिका में, किसमें करेगा, सभी लोग बताइएगा। देखिए जो असंगठित घर, अब ये यहीं से हमारा उत्तर क्लियर हो गया, कहीं हमें सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, केवल एक शब्द देखिए और सही उत्तर का चयन करके आइए। ठीक है ना, तो असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, किसमें करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला जो बालक बालिका विद्यार्थी होगा, अधिक कठिनाइयों का अनुभव किसमें करेगा, देखिए स्वयं पाठ को तैयार करने में, रोजगार के संबंध में, अभ्यास पुस्तिका में, आपको अलग लगेगा स्वतंत्र अध्ययन। क्या होगा, स्वतंत्र अध्ययन इज द राइट आंसर, या कोई और भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। पीवी व्यापम ने इसको स्वतंत्र अध्ययन राइट आंसर माना है, जिन्होंने बी ऑप्शन किया था उनको 1 नंबर मिला है। अब आप लोग भी बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने का हृदय माना जाता है, अभिवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा या रुचि, सभी लोग बताइएगा। ऐसा कारक जो सीखने का हृदय माना जाए, तो सीखने का हृदय मतलब हम हृदय से कैसे सांस लेते हैं, अगर हृदय गई तो खत्म कहानी। खत्म कहानी का मतलब, ये सीखने का मतलब, अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने के लिए आपके अंदर प्रेरणा की आवश्यकता होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तो सीखना कहते हैं किसमें माना जाता है, प्रेरणा, मोटिवेशन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, इस क्लास का, इस फिजिक्स क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल रचना अधिक उपयुक्त होगा, अधिकतम बच्चों की सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग हो जाएगा, या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा ध्यान पूर्वक। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सा मूल रचना अधिक उपयुक्त होगा, तो वह होता आपका सहकारी अधिगम और पीयर टूरिंग। पीयर टूरिंग का मतलब होता है सहकर्मी शिक्षण, क्या हो जाएगा, सहकर्मी शिक्षण। पीयर टूरिंग का मतलब होता है सहकर्मी शिक्षण, सहकर्मी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर तो लकार लगाए नहीं है, तो ये सहकर्मी हो जाएगा, कर्मी कैसे होगा, रा तो लगा नहीं था। ठीक है, तो आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग, इतनी थोड़ी थोड़ी त्रुटियां को आप सभी लोग भली भांति समझते हैं। ठीक है, तो सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग इज द राइट आंसर। अब आप बताइए 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया, बाकी सभी क्लासेज 7 to 7:30 PM में आपकी क्लासेज होती है डेली, 7 to 7:30 PM में क्लासेज होती है, लाइव क्लास होती है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार इस तरह जोरदार कीजिए कि आपका सिलेक्शन का रास्ता आसान हो सके। अभी से लग जाइएगा, क्योंकि हमें समस्याओं का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार हमें क्या है, एग्जाम का इंतजार नहीं करना है, एग्जाम की समय और तारीख का इंतजार नहीं करना है। हमें तैयार रहना, कभी भी पूछा जाए मैदान जंग में बीच में उतर कर सीधे 120 क्रॉस करना है। जब 120 अंक क्रॉस करेंगे
यहाँ पे कोई आपको नहीं रोक सकता एक सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए, अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी।